लास्ट जो हमने टॉपिक कवर अप किया है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसके छोटा सा टॉपिक रह रहा है सिंगल एंट्री वाला, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। रिवीजन में जब हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से तो एक बार वहाँ उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट टॉपिक नेम इज़ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या है, टर्म्स। मतलब देखो हर एक जगह की ना एक लैंग्वेज होती है ना। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बात करते हैं वो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन वो केवल उतना ही समझ में आएगा जो वो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें। अगर वो अपने डॉक्टर की लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दें तो वो हमें समझ में नहीं आता। किसी अगर आप आईटी प्रोफेशनल से बात करो जो कंप्यूटर्स की आईटी लैंग्वेज की बात करें तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओ और वो अपनी स्पेसिफिक आर्किटेक्ट की ही बात करें तो समझ में नहीं आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उनकी फील्ड की ना जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो वर्ड्स वो लोग यूज़ करने वाले हैं, आपको उनका एग्जैक्टली मतलब ही नहीं पता। इसी वजह से हमें क्या है, हमें समझ में नहीं आता। तो नाउ अभी आप 11th क्लास में आए हो, 11th क्लास में आपके सामने एक नया सब्जेक्ट आपको काफ़ी सारे देखने को मिले, उसमें से अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर भी इसकी खुद की अपनी ना एक लैंग्वेज है अकाउंट्स की। अब उस लैंग्वेज के अंदर एग्जैक्टली हमें क्या चीज़ें सीखनी है वो ये चैप्टर सिखाएगा। क्योंकि वैसा कुछ नहीं, कुछ नया सीखोगे आप जो आपने सीखा होगा, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नए नए वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपने आज तक कभी सुने ही नहीं है आज तक की लाइफ में। मतलब 10th क्लास तक जो आपने पढ़ाई करी है वहाँ तक जो आपने सीखा है उसमें आपने अकाउंटिंग के लैंग्वेज के बारे में कुछ सीखा ही नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, अकाउंट्स के लैंग्वेज के बारे में समझना पड़ेगा। भाई अकाउंट्स में एग्जैक्टली होता क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। देखो सिंपल सा एक एग्जाम्पल निकाल के अगर मैं आपको दूँ, लाइक मुझे अगर किसी दूसरे कंट्री में जाना है तो मुझे दूसरी कंट्री में जाने के लिए क्या क्या चाहिए, दूसरी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा सर्वाइव करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड अ लैंग्वेज। भाई मुझे वहाँ से लैंग्वेज पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया वहाँ पे किस तरीके से बात की जाएगी मेरे लिए। ठीक है, मुझे अगर खाना मांगना है, जॉब मांगनी है, कुछ भी रहने के लिए घर चाहिए, तो उनको समझाना पड़ेगा ना कि भैया मुझे सामान चाहिए। जब तक मैं उन्हें नहीं समझाऊंगा तब तक उन्हें मेरी बात समझ में कैसे आएगी। या फिर मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूँ, जब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा सामने वाला बोलना क्या चाहता है तब तक मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा। उसी तरीके से अकाउंट्स में भी आपके पास क्या है, वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल का मतलब देखो अब तक की लैंग्वेज में आपने क्या सीखा कैपिटल का मतलब, अब तक की लैंग्वेज में जो 10th क्लास तक की नॉलेज की अगर बात करूं तो वहाँ तक आपने सीखा कैपिटल के बारे में कि कैपिटल कुछ नहीं है, कैपिटल क्या है, एक देश की राजधानी को कैपिटल कहा जाता है। बट अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी में कैपिटल का अपने आप में एक डिफरेंट मतलब है, एक डिफरेंट ओपिनियन की तरीके से हम लोग कैपिटल को जानते हैं। तो कैपिटल क्या है बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अगर हम देखें तो क्या है, देखो अभी आप यहाँ पे एक मान के चलो कि आपने ना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। आपको जो सामान अच्छा लगता है, जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप उसके दुकान खोल लो। दुकान खोलने में कोई बुराई है, ठीक है, बिजनेस करने की बात करेंगे। बिकॉज अकाउंटेंसी अगर आपको सीखनी है तो आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। जब आप बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तो बिजनेस आपके लिए ईजी हो जाएगा, प्लस उसके अंदर टर्म्स जो इस्तेमाल होने वाले वो भी ईजी हो जाएंगे। बिकॉज मैक्सिमम जो एरिया है ना हमारे देश का या और ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूँ, 95 जो पॉपुलेशन है वो इस कैटेगरी में बिलोंग करती है जॉब क्लास में। 5% जो कैटेगरी है वो जो बिलोंग करती है वो बिलोंग करती है इस कैटेगरी में, मतलब बिजनेस कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ बिलोंग करती है। तो हमें ना इनकी तरह बात करनी है, हमें इनके तरीके से सोचना है। जैसा ये सोचते हैं ना हमें बस उस तरीके की थिंकिंग को डेवलप करना है, दैट्स इट। अकाउंटेंसी अपने आप ईजी हो जाएगी। अभी तक जो हम सोचते हैं ना वो इस तरीके से सोचते हैं। रीज़न गलत नहीं है, बिकॉज हमारे फादर या फिर हमारे आसपास में जितने रिलेटिव्स हैं मैक्सिमम रिलेटिव्स किस फील्ड में है, जॉब फील्ड में अवेलेबल है। ठीक है, बिजनेस फील्ड में अगर आप देखोगे तो अपने रिलेटिव्स में अगर आप छांट के भी देखो 10 में से केवल 1 या 2 बंदे ऐसे मिलेंगे जो बिजनेस फील्ड में अवेलेबल काम करते हैं। तो बुराई नहीं है उसमें कोई, लेकिन आपको तब तक समझ में नहीं आएगी अकाउंटेंस जब तक आपका जो माइंड का थॉट प्रोसेस है वो कैसा ना हो, बिजनेस वाला ना हो। तो कैपिटल का मतलब क्या बोला गया है इसके अंदर, द अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, भाई जो पैसा आपने लगाया, जो पैसा जो लगाया गया ना वो किस फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में या फिर एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है। देखो अब जब मैं अपने बिजनेस की बात करूँ, जब मैंने अपना खुद का ये सेटअप लगाया था, ठीक है, तो मैंने अपना ना इंस्टीट्यूट का जो नाम रखा था वो शाक्या इंस्टीट्यूट रखा था। पता नहीं शाक्या इंस्टीट्यूट था, पता नहीं, मुझे नाम भी अभी तक याद नहीं है पूरा नाम क्या था। ठीक है, शाक्या कोचिंग सेंटर शायद, हाँ
SC शाक्या कोचिंग सेंटर, हाँ ये नाम रखा था, इसका बैनर मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, ये सेंटर का नाम था। ठीक है, उस टाइम पे जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे जस्ट मेरे पास 6 चेयर थी। ठीक है, और ख़ुद की थोड़ी बहुत सेविंग पड़ी हुई थी, वो मैंने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, और घर से मैं क्या लेके गया था, घर से मैंने अपने घर से अपना खुद का जो पर्सनल लैपटॉप था वो बिज़नेस में इंगेज कर दिया था, और कुछ फ़ैन वगैरह घर से इंगेज किया था, घर का इन्वर्टर वगैरह उखाड़ के ले गया था। चलो भाई वहीं वहाँ लगाएं, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, अब देखो यहाँ पे जो पैसा लगाया ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल, क्योंकि मैंने घर से लगाया ना ये वाला, ये भी कैपिटल है। अब ये जो एसेट्स हैं ये कैश थोड़ी है, ये बिजनेस में लगाए गए एसेट्स का पार्ट है, तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, ये भी आपका कैपिटल के फॉर्म में आ जाता है। तो सारी चीज़ कैपिटल हो सकती है। तो कैपिटल के बारे में अगर कोई पूछे कि कैपिटल क्या है, कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, नहीं, मनी के साथ साथ एसेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट अगर घर से किया जा रहा है तो वो भी आपका क्या है, कैपिटल का ही पार्ट माना जाता है। क्या लिखा है आगे, बाय द प्रोप्राइटर। अब ये प्रोप्राइटर कोई और नहीं है, प्रोप्राइटर सिंपल ओनर को ही कहा जाता है। इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। नाउ कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। बिजनेस के लिए कैपिटल की अगर बात की जाए, कैपिटल क्या है, एक तरीके का कर्ज है। एज द बिजनेस इज लाइबल टू पे बैक द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द प्रोप्राइटर। यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखो एक तरफ ओनर है, एक तरफ उसका बिजनेस है। ठीक है, दोनों में ना अकाउंटिंग वैसे अगर आप देखा जाए दोनों एक ही चीज़ तो है भाई, जो ये बिजनेस है वो ओनर का ही तो है, लेकिन टेक्निकली अगर बात की जाए, ठीक है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात की जाए या फिर लॉफुल लैंग्वेज में बात की, लॉ की लैंग्वेज में बात की जाए, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो जैसे आपके पास जो भी फ़ोन है, आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो आप कहाँ जाओगे, फोन ठीक कराने, किसके पास, फ़ोन की कंपनी के मालिक के पास जाओगे या फ़ोन कंपनी के पास जाओगे, कंपनी के पास जाओगे ना, लेकिन वो कंपनी किसी ना किसी की तो है। ठीक है, अगर मान लो मैं जियो का फ़ोन यूज़ जियो की सिम यूज़ करता हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत होती है, मैं किसके पास जाऊँगा, जियो के स्टोर पे जाऊँगा ना, जियो स्टोर पे जाऊँगा मैं सीधा, या फिर मैं अंबानी को फ़ोन करूँगा सीधा, मेरे जियो की सिम ख़राब होगी, मेरी सिम वापस कर, या मेरे पैसे कट के पैसे वापस कर। बोला पागल है क्या भाई, मैं अलग हूँ भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप जाओ मेरे बिजनेस के पास। इसीलिए जब भी आप कोई सामान परचेस करने जाओगे ना, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है। कोई पूछता है ना आपने सामान किससे खरीदा, मैंने बोला भाई अभी एसी इंस्टॉल किया है, तो एसी किसका है, एसी है पैनासोनिक का। ठीक है, तो पैनासोनिक बेसिकली क्या है, पैनासोनिक की कंपनी का नाम है, केवल कंपनी का कोई ना कोई तो ऑनर होगा। तो जो बिल में नाम लिख के आया वो ऑनर का नाम लिख के आता है, नहीं, ऑनर का नहीं आता, बिजनेस का नाम लिख के आता है। इसी वजह से, इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से जो भी पैसा ऑनर ने बिजनेस में लगाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कानून के लैंग्वेज में ये भी एक पर्सन है और ये भी एक पर्सन है, दोनों एक तरीके से क्या है, ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है बस, क्या क्या फ़र्क है, ये मर सकता है, वो मर नहीं सकता। ये नहीं मर सकता। हाँ, ये मर सकता है उसी तरीके से जिस तरीके से इसको आपने, इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म कैसे होता है, किसी भी बिजनेस को आप कैसे जन्म देते हो, लॉ से, पावर ऑफ लॉ। आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको एक वैलिड एंटिटी मिल जाती है ना। तो कानून के तरीके से ही ये ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दो, ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी कोई लाइफ नहीं है परमानेंट। ठीक है, बिजनेस खत्म नहीं होता कभी भी, बिजनेस को स्टार्ट करने वाला खत्म हो जाएगा। रीज़न, टाटा इंडस्ट्रीज़ की बात करो, 5वीं पीढ़ी चला रही है, जिसने स्टार्ट किया था क्या आज वो जिंदा है, नहीं जिंदा। उन्होंने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया अपने जो भी पीछे रह गए थे बच्चे, फिर उसके बाद आगे ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद आगे ट्रांसफ़र, फिर आगे, अब ये चलता ही रहेगा। आज जो चला रहा है बिजनेस टाटा का, क्या वो हमेशा जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन वो बिजनेस आगे दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो बिजनेस में जो पैसा लगाया गया है, ऑनर ने जो पैसा लगाया, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। एंड कैपिटल इज टर्म्ड एज अ लाइबिलिटी, बिकॉज बिजनेस की अपने पास खुद का कुछ नहीं है, बिजनेस ने ऑनर से पैसा लिया है। तो ये क्या एक तरीके से, हाँ, ये कैपिटल जो है ये ऑनर की है, तो बिजनेस ने उधार ले रखी है बस। अब ये बिजनेसमैन की, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये कैपिटल से वापस की जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। नाउ अब चलते हैं अगले टर्म के ऊपर। तो अगला टर्म हमारे पास आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है बेसिकली, ड्राइंग्स हम बात करें यार, देखो अभी जो ऑनर है, जो भी ऑनर हमारे पास अवेलेबल है, क्या वो ऑनर ने पैसा जब इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर,
तो वो कैपिटल बन जाती है। लेकिन फ्यूचर में अगर बिजनेसमैन को अपने खुद के यूज़ के लिए कुछ पैसा चाहिए तो क्या वो कहीं और से लेके आएगा? वो बिजनेस में से निकाल के लेके आएगा, है ना। तो ऑनर ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया तो उसे क्या बोला? कैपिटल। अब बिजनेस अगर कुछ पैसा निकाल के ऑनर को दे रहा है तो वो क्या करते हैं? उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। लेकिन ये किसके लिए होना चाहिए? दिस इज द फॉर द यूज ऑफ पर्सनल। पर्सनल बोलते हैं इसे हम प्राइवेट भी बोलते हैं, इसे हम डोमेस्टिक भी बोलते हैं, डोमेस्टिक पर्पस। इसके लिए होना ज़रूरी है। इन 3 पर्पस के लिए अगर हाँ पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए, ऑफिशियल यूज़ नहीं, पर्सनल यूज़। अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला जा रहा है तो उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल यूज़ के लिए निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल यूज़ के लिए निकाला इसका मतलब क्या है भाई? आपने अभी बताता हूँ, देखो आपने क्या किया, आपने बिजनेस का पैसा कहाँ रखोगे आप? बिजनेस एक लीगल एंटिटी है, तो बिजनेस अपना पैसा कहाँ रखेगी? बिजनेस अपना पैसा सारा बैंक में रखेगी। अब बैंक में मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं। अब बैंक में 1 लाख रुपए जो पड़ा हुआ है किसका है? ये बिजनेस के नाम से पड़ा होगा, बिजनेस का करंट अकाउंट खुला रखा होगा बैंक में। अब इसने बिजनेस ने क्या किया भाई? मैंने क्या किया, बिजनेस के नाम से पैसा निकाल लिया बाहर कैश के फॉर्म में, और इसको मैं घर लेके नहीं गया। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसे ऑफिस में एक फर्नीचर खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो हो गया मेरा यूज़। दिस इज़ द ऑफिशियल यूज़, ठीक है। ऑफिस के काम के लिए आप निकाल रहे हो पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ से पैसा निकाल के घर ही लेके चले गए तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। घर लेके चले गए, शॉपिंग करा दी वाइफ को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ड्राइंग्स का पार्ट बन जाता है कि घर नहीं जाना चाहिए, घर जाएगा तो ड्राइंग्स। क्लियर? नाउ डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी है। द अमाउंट विदड्रॉन इन फॉर्म ऑफ कैश या फिर अदर एसेट्स लाइक गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड ड्राइंग। नाउ एक पॉइंट आता है कि बिजनेस में से क्या पैसा ही निकालने को ड्राइंग्स कहा जाता है? नहीं, पैसे के साथ साथ अगर कोई सामान भी निकाल लिया तो भी उसे क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल, नथुलाल हलवाई, ठीक है, इसकी खुद की स्वीट शॉप है, ठीक है। ये अब नथुलाल जी यहाँ घर बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे वर्कर वगैरह टिका रखे हैं काम करने के लिए, दुकान बढ़िया चल रही है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैडम का फ़ोन आया, मिसेस नथुलाल, ये कहते हैं भैया मेरे घर से मेरा भाई आ रहा है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी दुकान बहुत चलती है मार्केट के अंदर में, पता है, ठीक है। हाँ, अब ये हलवाई जो है मिठाई भिजवाएगा कहाँ से? पड़ोस की दुकान से लेके, वो अपनी दुकान से लेके जाएगा, क्योंकि अगर ये पड़ोस की दुकान से लेके गया और किसी ने देख लिया तो बोलेगा नहीं खुद की मिठाई में तो कुछ मिलावट है पक्का, इसीलिए अपने भाई, अपने क्या कहते हैं साले को मिठाई देने के लिए अच्छी दुकान से लेने जा रहा है, खुद की दुकान से लेके नहीं गया। तो ये इसने क्या किया, अपनी खुद की दुकान से सामान निकाला और कहाँ ले गया? घर ले गया। तो जो सामान निकाला गया बेचने वाला था ना वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स। तो जितने का भी सामान था, अब एक चीज़ देखो, जो सामान ये लेके आया, ये मिठाई है, अब इस मिठाई का 2 प्राइस होते हैं, एक होता है सेल प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस। लेट सपोज सेल प्राइस था 400 रुपये का, कॉस्ट प्राइस था केवल 200 रुपये का। तो ड्राइंग्स में मिठाई तो निकाली गई है, तो कितने रुपए लिखोगे आप इधर ड्राइंग्स में, 200 या 400? 200। अपने घर लेके जाएगा तो अपनी वाइफ को 400 रुपये थोड़ी मांगेगा, वो क्या बोलेगा? बोलेगा अच्छा मेरे से पैसे कमा रहे हो, आओ तुम बता दो, तुम्हें भी रात को खाना नहीं मिलेगा आज, ठीक है। तो ड्राइंग्स का जो पार्ट रहेगा इस बार कितना रहने वाला है? केवल और केवल कॉस्ट प्राइस, बिकॉज घर पर जो सामान जाएगा वो माल में प्रॉफिट ऐड नहीं होता, ठीक है। क्लियर है? तो ड्राइंग्स में आपका कैश भी हो सकता है और आपका कोई भी एसेट्स जैसे गुड्स हो गया या फिर कुछ भी सामान अगर घर निकाल के लेके चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ड्राइंग्स क्या करेगा? ड्राइंग्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में लगाया हुआ पैसा उसको कम कर देता है। रीज़न समझ में आता है? भाई मैंने पैसा लगाया बिजनेस में, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, अब मैं अगर पैसे निकाल रहा हूँ, लेट सपोज मैंने क्या किया 10,000 निकाल लिए, तो मेरी कैपिटल तो माइनस होगी। तो बिजनेसमैन ये बोलेगा अच्छा तूने लगाया 1 लाख था, अब तेरी लाइबिलिटी कम हो गई है, लाइबिलिटी कितनी रह गई? 90,000 रह गई है। क्लियर? तो ड्राइंग्स हमारा क्या करता है? हमेशा कैपिटल को कम भी कर देता है, रिड्यूस भी कर देता है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ड्राइंग्स के लिए। डन? नाउ अब चलते हैं सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, विच इज़ एसेट्स। क्योंकि एसेट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है ये एसेट्स है क्या एग्जैक्टली में, ठीक है। तो देखो एसेट्स ना, आप ये मान के चलो आपने कोई दुकान खोली, ठीक है, आपने उस दुकान के अंदर जो भी सामान खरीदा, ठीक है,
ये हमारे रामलाल जी, इन्होंने एक दुकान खोली मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने की, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने के लिए जो भाई इन्होंने दुकान ओपन करी, तो इस दुकान को ओपन करने के लिए इन्हें क्या क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, है ना। तो जगह मान लो इन्होंने ले ली रेंट पे, थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी इन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली 10,000 रुपये के महीना का रेंट है इसका, ठीक है। अब दुकान तो मिलेगी, खाली मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कि भरी हुई दुकान मिल जाएगी। तो जो भी दुकान इनको मिली, इन्होंने क्या किया, दुकान खाली मिली है, इन्होंने दुकान में बढ़िया तरीके से एक दरवाज़ा वरवाज़ा लगा के, वो शीशे का दरवाज़ा लगता है ना, वो वाला लगा, बढ़िया सा दरवाज़ा लगा लिया इसमें तरीके से, सब काउंटर वाउंटर सब बनवा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें खर्चा आएगा किस चीज़ का, इससे बोलते हैं फर्नीचर का। और दुकान में और भी सामान भरा इन्होंने, लेट सपोज में भाई 20,000 रुपये का खर्चा आ गया सब चीज़ों का, ठीक है। और दुकान में अदर एसेट्स, मशीनरीज वगैरह लगाई जाएंगी, दुकान खोली तो मशीन वगैरह लगेंगी हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की, ठीक है। तो उस मशीन रिपेयरिंग के लिए उन्होंने मान लो 30,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, ये सब एक्स्ट्रा खर्चा लग गया इनका, ठीक है। अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह लगेंगे इनके, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाले, पंखा लगेगा, एसी लगेगा, है तो टीवी लगेगा, तो भाई जो भी खर्चा वर्चा लगने वाला था वो भी लग गया इनका। तो ये 10,000 रुपये का खर्चा यहाँ भी लगा लो अब एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ इस पूरे पार्ट में, अच्छा इसके अलावा और लगा लो कुछ चीज़ें, जैसे उन्होंने क्या किया, दुकान खरीदी, अब दुकान में सब कुछ सेट वेट कर लिया, फर्नीचर वगैरह लगा दिया, बिजली वगैरह पंखे लगा दिया। अब क्या करेगा ये कुछ चीज़ें खरीदेगा, क्या खरीदेगा, मोबाइल की दुकान खोली है ना, तो मोबाइल फ़ोन्स खरीदेगा, किसके लिए, कस्टमर आएगा, मोबाइल खरीदेगा, बेचेगा ये मोबाइल। तो उसने क्या किया, 1 लाख का माल भर लिया अपनी दुकान में बेचने के लिए, ठीक है। और कुछ एसेसरीज़ का सामान भर लिया कि भाई कस्टमर आएगा तो हमें सामान बेचना पड़ेगा, तो इसने एसेसरीज़ को सेल आउट करने के लिए भाई 20-25 हज़ार रुपये का वो सामान खरीद लिया, जिसमें क्या क्या है, चार्जर है, हेडफोन है ना, जो भी आइटम है, कुछ भी लगा लो, ईयरबड्स वगैरह सब कुछ भरा पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो खरीदी गई हैं, अब इस पूरे पार्ट में अगर देखा जाए तो व्हाट आर दी एसेट्स, एसेट्स क्या है, हर वो चीज़ एसेट्स के अंदर आएगी जिसके ऊपर बिजनेस का जो ऑनर है या फिर बिजनेस है उसकी खुद की ऑनरशिप आ गई है, ऑनरशिप आ गई है। ऑनरशिप मतलब इसकी दुकान में सामान रखा है, तो ये बाहर वाला पर्सन कोई आके बोल नहीं सकता ना कि सामान मेरा है, ये नहीं। तो हर वो चीज़ एसेट्स है जिस पर उसका क्या मिल चुका है, उसे राइट ऑफ ऑनरशिप मिल चुका है ऑफ द बिजनेस ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में टेंजिबल एसेट्स, और नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। ये क्लियर होगा आप लोगों को, एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है हर वो चीज़ जो नज़र आती है, जिसे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो। यहाँ बताओ ऐसी कितनी आइटम है जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, फर्नीचर, लैपटॉप, टेबल, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ये बुक्स आपकी है मेरी नहीं है। एसेट्स की बात करो जो यहाँ की हैं, ठीक है, जिस पर यहाँ का अधिकार है ना, बोर्ड हो गया, ये प्रोजेक्टर हो गया, है ना, ये एसी हो गया, ये सब क्या है, एग्जैक्टली ये सब किसके अंदर आएगा, टेंजिबल एसेट्स के अंदर, ठीक है ना। व्हाट आर द इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया नहीं, जो आपका नहीं, जो बिजनेस का है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट क्या है, गुडविल। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब, अब ये इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर ना कुछ चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर एक चीज़ आती है जो बच्चों को मैक्सिमम टाइम याद ही रहती है, गुडविल, ठीक है। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम, ठीक है। बिजनेस की पॉपुलैरिटी, आपका बिजनेस कितना ज़्यादा पॉपुलर है उसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है। जो नज़र नहीं आता, बस महसूस होता है, फील होता है कि हाँ भाई ये बिज़नेस इतना पॉपुलर है, ठीक है, इसकी फीलिंग वगैरह मिल जाती है आपको, और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। नाउ अब एक बात बताओ, इन सभी का एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, मेजर्ड इन अ मॉनिटरी टर्म। आप जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, एसेट्स है, इन सबको मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हो, लिखा है ना सबके सामने अवेलेबल वैल्यूज़। क्या गुडविल को मेजर कर सकते हैं मॉनिटरी टर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए एक चैप्टर मिलेगा आपको 12th क्लास में, ठीक है। जैसे अभी बताता हूँ, देखो कुछ टाइम पहले ना एक डील हुई थी फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच में, ठीक है। अब व्हाट्सएप क्या है, एक एप्लीकेशन ही तो है, क्या उसका कोई पर्टिकुलर खुद का कोई एसेट्स है, नहीं, लेकिन व्हाट्सएप का कोई तो ऑनर होगा। तो फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने बोला भाई देखो तुम्हारा नेटवर्क इतना बड़ा है, तुम्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, जितने लोग मेरे को भी नहीं जानते अब तो, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना, आप अगर नया फ़ोन लेने जाते हो आज के टाइम पे, और आपने नया फ़ोन लिया, लेते के साथ ही आप कौन सी एप्लीकेशन सबसे पहले इंस्टॉल करोगे, एग्जैक्टली व्हाट्सएप ही इंस्टॉल करता है, फेसबुक इंस्टॉल करता है कोई,
बहुत रेयर, ठीक है, बहुत कम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप और इंस्टा ये उठा के डाल लेते हैं आजकल जेंजी, ठीक है, सबसे पहले तो यही जाएगा। तो फेसबुक को नज़र आया कि यार ये देखो फेसबुक में उसने बोला व्हाट्सएप वाले से कि देखो आप अपने बिजनेस की ना वैल्यू बताओ। इसने बोला मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है ना, मेरे बिजनेस की वैल्यू है $19 बिलियन, $19 बिलियन। इतने रुपए में क्या हुई थी, ये पूरी की पूरी डील हुई थी, और इस डील के अंदर इसका नाम भी अवेलेबल था, क्योंकि व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन ही तो है, नाम ही तो है, और क्या है, क्या वो चीज़ नज़र आ रही है कहीं पे, बस उसका एक लोगों के बीच में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा लोग जानते हैं उस चीज़ को, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क अवेलेबल है उसके पास, तब जाके तो उसकी वैल्यू है। तो गुडविल को मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो आप, लेकिन कब करोगे मेजर, ज़रूरत कब पड़ेगी मेजर करने की, तब जब आप अपने बिजनेस को सेल करोगे, या फिर पूरा या फिर आधा या फिर पार्ट, तभी बेचोगे ना। भाई मैं अपने बिजनेस को, मेरा 100% ऑनरशिप अभी मेरे पास अवेलेबल है पूरी पूरे बिजनेस की, मैं बोलता हूँ मैं अपने बिजनेस को 10% बेचना चाहता हूँ, अपने बिजनेस का 10% पार्ट बेचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे अपने बिजनेस की पहले 10% गुडविल निकालनी पड़ेगी। पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है मेरे आज के डेट में, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम अलग अलग तरीकों से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। नाउ रिकॉर्डेड इन द मॉनेटरी टर्म्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बोथ हम दोनों चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब मेजर कर सकते हो तो रिकॉर्ड तो कर ही सकते हो। तो एसेट्स क्लियर है। नाउ अब एसेट्स के अंदर एक स्टेप आगे डीप डाइव करते हैं कि एसेट्स में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एसेट्स को अलग अलग पार्ट्स में उनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूं एसेट्स में, तो दो तरीके से एसेट्स होते हैं, पहला होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। अभी ब्रीफ में हम लोगों ने इसके ऊपर बात की है, दैट इज टेंजिबल क्या होता है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हमारे पास हैं इसके अंदर। इसके अंदर इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टच करना और देखना ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या अवेलेबल है, ओनली फील, भैया हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भैया ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, और कोई इसका मतलब है नहीं। तो दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक गुडविल और पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है पता है, नहीं बताता हूँ। मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, टार्जन दी वंडर कार, ठीक है, टार्जन दी वंडर कार, ठीक है, आयशा टाकिया थी इसमें शायद एक हीरोइन, और एक नया सा फेस था लड़के का, और एक उसके पापा थे अजय देवगन, है ना, ऐसे कुछ था। तो अजय देवगन भाई साहब ने, ये कौन थे, ये एक डिज़ाइनर था उसके अंदर, मतलब ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर था, ये गाड़ी वाड़ी बनाता था ये। तो इसने क्या किया, बहुत सालों की मेहनत करने के बाद उसने टाटा दी वंडर कार की वो बनाई, डिज़ाइन बनाया गाड़ी का, बढ़िया सा एक नंबर गाड़ी लग रही थी, है ना, ये तो बहुत बेकार है, ठीक है, मतलब वो गाड़ी बहुत अच्छी थी यार, ठीक है, एक गाड़ी बनाई, डिज़ाइन बनाई, लेकिन और उस डिज़ाइन को क्या किया, अब वो केवल डिज़ाइनर था तो कुछ तो कर नहीं सकता, वो अपनी डिज़ाइन को लेके गया एक बहुत बड़ी कंपनी के पास, बिग ऑर्गेनाइजेशन के पास, और उसको बोला भाई देखो मेरे पास ये डिज़ाइन अवेलेबल है, ऐसी गाड़ी पूरी दुनिया में किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ये डिज़ाइन किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इस डिज़ाइन को आप मेरे से परचेज़ करो और इस डिज़ाइन को लेके मार्केट में गाड़ी बनाओ, तो डेफिनेटली गाड़ी चलेगी, ठीक है। और बड़ी कंपनी ने क्या किया, उसको जाके रिजेक्ट मार दिया, ठीक है भैया ये नहीं चलेगा, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है, मार्केट ऐसा नहीं, कुछ भी बोल के उसको भगा दिया। और कुछ टाइम के बाद इसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेम डिज़ाइन को जाके मार्केट में पब्लिश कर दे कि हमारी नई गाड़ी इस तरीके की आने वाली है। अब अजय देवगन को पता लगा भाई ये तो डिज़ाइन मेरी गाड़ी का है, ठीक है, तो मेरी गाड़ी का डिज़ाइन होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, मेरे साथ फ्रॉड किया एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो फ्रॉड जब उसे पता लगा तो वो दोबारा इनके पास गया और बोला भाई मेरी गाड़ी का डिज़ाइन आप लोगों ने कैसे चुरा लिया, ये तो मेरा डिज़ाइन है, आप लोग इसे अपना कैसे बता सकते हो। तो ये बोलता तू तो पागल इंसान है, तूने उस डिज़ाइन को पेटेंट नहीं कराया था। पेटेंट का मतलब होता है अगर आपने अपनी मेहनत कहीं पे लगाई है, कहीं पे खर्च किया है और कुछ बनाया है, आपने क्या बनाया है, चाहे वो कोई गाड़ी नहीं, कोई फॉर्मूला बनाया हो, कुछ भी, कोई डिज़ाइन बनाया हो आपने, ठीक है, कोई पेंटिंग बनाई हो, कुछ भी आपने ऐसा बनाया जिसमें आपके खुद के एफर्ट्स लगे हुए हैं, तो जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं उस चीज़ को पेटेंट करा लो आप। पेटेंट का मतलब होता है कि ये चीज़ आपके नाम पे रजिस्टर हो गई है कि ये आपके नाम से बिकेगी अब, ठीक है।
अब जो चीज़ आपके नाम से बिकेगी क्या वो आप ही बेच सकते हो फिर? तो अगर कोई और बेचेगा तो क्या होगा? बेच ही नहीं सकता। दिस इज द रीजन कि भाई सामने वाला इंसान क्या करता है, ठीक है, सामने वाला इंसान उसे बेचेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं उसके लिए। तो पेटेंट क्लियर है कि पेटेंट्स क्या एग्जैक्टली किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आपने डेवलप किया है तो उसका बेनिफिट जाहिर सी बात है आप ही को मिलना चाहिए। काफ़ी साल आपने लगाए हैं, जब भी वो मार्केट में बिकेगा उसका कुछ पोर्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एक और छोटा सा एग्जांपल, एप्पल की स्क्रीन ज़्यादा अच्छी है, सैमसंग की स्क्रीन ज़्यादा अच्छी है? सैमसंग की ज़्यादा अच्छी है। तो एक बात बताओ, क्या एप्पल के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं कि वो सेम डिज़ाइन बना सके या सेम स्क्रीन डेवलप कर सके? क्योंकि सैमसंग ने वो मॉडल अपने नाम पर रजिस्टर कर रखा है। रजिस्टर मतलब वो डिज़ाइन अपने नाम पे, वो टेक्नोलॉजी अपने नाम पे पेटेंट करवा रखी है। हाँ। यही रीज़न है उसका, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो पेटेंट का मतलब समझ में आ गया। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? पेटेंट वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, क्या हो गया? ओके, तो ये क्लियर है हमारे को। नाउ इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म और, कि एसेट्स को ना दो अलग अलग तरीक़ों से और जाना जाता है कि हमें उनकी यूज़ करना, या फिर टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं कि उनको जितना इस्तेमाल किया जाएगा ना उसके बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिसमें पहला क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स एसेट्स का ना एक नाम और होता है, क्या? अच्छा, दूसरा नाम क्या है? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का उल्टा क्या होगा? हाँ, इन करंट, अनकरंट है ना। तो यहाँ पे होता है इसका मतलब नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स को जो हमारे दो फॉर्म होते हैं, एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट का टाइम फ्रेम जो होता है वो होता है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए इसे हम फ्रेम करते हैं। और करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? इसका जो टाइम फ्रेम होता है ये होता है लेस देन 1 ईयर। सिंपल, 1 साल से नीचे नीचे जो हम एसेट्स खरीदते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। तो एग्जांपल्स में क्या लिखे हुए हैं? देयर बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इनका जो फायदा, देखो कोई भी चीज़, अब आप पैसा तो यहाँ भी दे रहे हो, यहाँ पर भी पैसा दिया आपने और सामान खरीद लिया, यहाँ पर भी पैसा दिया और सामान खरीद लिया, तो दोनों को अलग अलग क्यों डाला गया है? अलग अलग इसलिए डाला गया है क्योंकि इसका जो फ़ायदा मुझे मिलेगा ना वो लंबे टाइम तक मिलता रहेगा, और इसका जो फ़ायदा मुझे मिलेगा मिल के ख़त्म हो जाएगा फटाफट। अभी हमने मोबाइल की दुकान खोली थी, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एसेट्स अवेलेबल है मेरे पास, कौन से एसेट्स की बात कर रहा हूँ? ये वाले, ये जो एसेट्स अवेलेबल है ये किस कैटेगरी में आएंगे? ऊपर वाले, ये सारे एसेट्स बनेंगे मेरे ऊपर वाले सारे फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी, मतलब या फिर नॉन करंट एसेट्स में ये वाले सारे। और ये जो नीचे के दो हैं ये वाले, ये किस में आएंगे? करंट एसेट्स, बिकॉज इन्हें हम 1 साल के अंदर बेच के ख़त्म कर देंगे और पैसा रिकवर कर लेंगे, जो कमाना था कमा लेंगे। लेकिन फर्नीचर को 1 साल के थोड़ी खरीदा जाएगा, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा गया, मशीनरीज लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी गई है ना। तो ये सब क्या है मेरे? फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नाउ इसके बाद चलते हैं, देखो अगला पॉइंट क्या है? दे आर मेंटेन्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक डेटर्स, BR, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये भी हमारा किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है। अभी ना आपको क्या क्या सीखना है, देखो इन सब के मतलब भी समझ में आने चाहिए आपको। डेटर्स क्या होता है, BR क्या है, कैश इन हैंड तो पता ही है, जो जेब में पैसा पड़ा है, हाथ में पैसा पड़ा हो, जिसे आप इजीली अभी खर्च कर सकते हो। बैंक, कैश एट बैंक का मतलब पैसा बैंक में डिपॉजिट है आपका, तो ये भी आपका एसेट्स ही है। ठीक है, और इसमें कोई भी आइटम, आप कोई भी बिजनेस अगर आप ओपन कर रहे हो और आप इस तरीके से सोच पा रहे हो कि भाई ये मेरा लंबे टाइम का एसेट्स है या फिर छोटे टाइम का एसेट्स है, तो आप आराम से बाइफिकेट कर लोगे। और एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। पता है क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन बोलेगा भाई एक शॉप है, शॉप है आपका, शॉप ये लगा लो आप यहाँ शॉप लगाओ, बुक शॉप। ठीक है, एक बुक्स की शॉप है। ठीक है, इसके पास क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं? देखो यहाँ पे ये बुक शॉप में बुक्स होती हैं, ये किस कैटेगरी में आती है? करंट एसेट्स या फिक्स में? करंट एसेट्स में। ठीक है, तो बुक शॉप में आपने समझ में आया कि ये इसमें आती हैं, लेकिन अगर मैं यहीं पर बुक शॉप की जगह एक लाइब्रेरी बना दूँ तो किस में आएगी? नॉन करंट एसेट्स। इस बार ये लाइब्रेरी आ जाएगी नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स एसेट्स के पार्ट में आ जाती है। क्लियर है? ठीक है, अब एक दुकान है फर्नीचर की, फर्नीचर शॉप है।
फर्नीचर शॉप में एक टेबल पड़ी हुई है, वो टेबल किस कैटेगरी में आएगी? करंट एसेट्स में आएगी। ठीक है, नाउ अब एक आप ये लगा लो, किसी कोई एक शॉप लगा लो या हमारे सेंटर लगा लो यार, एक इंस्टीट्यूट है एक हमारा, तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर टेबल किस में आएगी? अब ये फिक्स एसेट्स में आएगी। तो बाइफिकेशंस क्लियर हो पा रही हैं। तो इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि भाई एक तरीके का बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर ये एसेट्स पड़ा हुआ है, तो बताओ ये किस कैटेगरी में आएगा। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जांपल्स में। या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा जो एसेट्स पड़ हमें, आप एक बात बताओ इनमें से ना कौन सा करंट एसेट्स नहीं है, ऑप्शन दे देगा A B C D, कौन सा करंट एसेट्स नहीं है, तो इसमें आपको एक दे देगा फिक्स एसेट्स, बाकी दे देगा करंट एसेट्स। तो जब आप शॉप का नाम पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे कि हाँ इसके लिए कौन कौन से फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, कौन से करंट एसेट्स हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप निकाल लोगे एक कि ये वाला मेरा फिक्स में आएगा, ये वाला करंट में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने हैं। नाउ अभी आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास जो निकल के आता है वो आता है लाइबिलिटीज़। नाउ व्हाट आर द लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज़ का सिंपल सा एक ही मतलब होता है, विच इज़ कर्जा। भाई देखो, मैं जो भी बिजनेस करते टाइम अगर ऐसा सोच रहे हो कि बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है कर्जा, भैया कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्जे के आप बिजनेस को, अब देखो बिजनेस में जो ऑनर है और जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनर पैसा तो लगाता ही है। जैसे ही उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, कर्जा स्टार्ट। क्योंकि बिजनेस में जो ये बैलेंस शीट बनाएगा बिजनेस, वो इस कैपिटल को कहाँ लिखेगा? लाइबिलिटी में लिखेगा ना। तो लाइबिलिटी में कैपिटल तो आ गई ना अपनी, तो कर्जा तो पहले दिन से स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद और भी कर्जे लेने पड़ेंगे। भाई बैंक से जाएगा, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेना पड़ेगा उसे। ठीक है, उधार में सामान खरीदेगा तो क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। कुछ सर्विसेज आप लोगे उधार में, तो उन्हें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये अलग अलग पॉइंट निकल के आ गया, तो सब लाइबिलिटीज़ का तो पार्ट है। तो लाइबिलिटीज़ भी अलग अलग तरीके की होती है। तो लाइबिलिटीज़ में क्या लिखा है? दोज अमाउंट विच द बिजनेस इज लाइबल टू पे इज कॉल्ड लाइबिलिटी। मतलब एक ऐसा अमाउंट जिसकी बिजनेस को क्या करनी है? पेमेंट करनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, कैपिटल, इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, बैंक ओवरड्राफ्ट और एक्सेट्राज। अभी एक्सेट्राज में क्या क्या आता है अभी डिफाइन करते हैं। देखो, अब कैपिटल को भी हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कैपिटल को क्लासिफाई करते हैं क्लेम्स, मतलब पैसा किसको देना है, किसका है पैसा। तो कैपिटल में जो पैसा लगा रहा है उसके बेसिस पर भी है। तो एक पहली लायबिलिटी होती है इंटरनल क्लेम। मतलब इंटरनल क्लेम मतलब भाई अंदर वाले लोग ही पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑनर। तो ऑनर जो पैसा लेने बैठा है उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल कैपिटल और प्रॉफिट वाला पार्ट। बिकॉज प्रॉफिट किसको मिलेगा? ऑनर को ही मिलेगा, तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए लायबिलिटी ही है, बिकॉज वो पैसा भी देना ही पड़ेगा ऑनर को कमा के। तो इट इंक्लूड्स अ क्लेम ऑफ प्रोप्राइटर। नाउ एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के लोग हैं, तो बाहर के लोग हमें जितना भी पैसा निकाल के देंगे वो सब किस में आ गया? मेरा एक्सटर्नल क्लेम में आ गया। इट इंक्लूड्स क्लेम ऑफ आउटसाइडर लाइक क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एक्सेट्रास वगैरह। लैंडर्स में क्या आ गया? बैंक्स वगैरह आ गया, आपके जो आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वो सब इसमें अंदर आपके एक्सटर्नल क्लेम्स के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे। नाउ ये हो गया इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में आप केवल क्या डालोगे? कैपिटल एंड प्रॉफिट। देन नाउ अब देखो लायबिलिटीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो लायबिलिटीज़ भी दो तरह की होती है, एक छोटी लायबिलिटी होती है और एक बड़ी लायबिलिटी होती है। तो छोटी लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बड़ी लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आता आपके पास, इसका भी एक फैंसी वर्ड है। जैसे एसेट्स में क्या था? छोटे एसेट्स को क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। बड़े एसेट्स को फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो छोटे एसेट्स को हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो यहाँ क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, एसेट्स नहीं लायबिलिटी, एसेट्स है ना, ये हम लायबिलिटीज़ की पढ़ रहे हैं ना अभी। तो ये क्या है? यहाँ ये करंट लायबिलिटी बन जाता है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी नहीं होता कोई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी। इसीलिए मैंने पहले फिक्स एसेट्स के साथ आपको एक नाम याद कराया था, नॉन करंट एसेट्स, इसीलिए ताकि यहाँ पे आप लिंक कर सको उसको। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाउ ऐसा कोई भी कर्जा
जो आपने लिया और जिसका टाइम फ्रेम कितना है, छोटा है। अब छोटे का मतलब कितना, लेस देन 1 ईयर, सेम वही, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से छोटा कर्जा। तो जो भी 1 साल से छोटा कर्जा आपका रहेगा वो किस में चला जाएगा, करंट लायबिलिटीज में। और जो भी कर्जा लॉन्ग टर्म का रहेगा, मोर देन 1 ईयर का, मोर देन 1 ईयर का, तो वो क्या है मेरे लिए, वो नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है दीज आर इनकर्ड विद एन इंटेंशन टू पे बियॉन्ड 1 ईयर। मतलब ये हम लेते ही इसलिए हैं ताकि हमारी इंटेंशन क्या होती है कि हम पे कब करेंगे, 1 साल के बियॉन्ड, मतलब 1 साल के बाद ही हम इसे पे करने वाले। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स वगैरह। डिवेंचर्स एक अलग डॉक्यूमेंट एक तरीके का, जब आप पब्लिक से पैसे बोरो कर रहे हो 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डिवेंचर्स वगैरह। 12th क्लास में पूरा चैप्टर मिलेगा इसके ऊपर आपको। ठीक है, नाउ शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ पे इंटेंशन हमारी क्या है, टू पे इन नियर फ्यूचर, जल्दी जल्दी पे कर देंगे आप। और वो जल्दी से जल्दी कितना है, 1 साल से अंदर अंदर में, जिसमें क्या आएगा, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, किसी भी तरीके का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया मेरे पास, और भी एग्जांपल्स मिलते रहेंगे, धीरे धीरे कवर करते रहेंगे हम लोग आगे जाके। क्लियर। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कवर्ड है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हमारी कवर्ड है। इसके अलावा एक लायबिलिटी और आती है, उसे हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये बुक्स में शायद गिवन है, एक बार चेक कर लेना, नहीं मिलेगी तो टीचर्स वाइवा में पक्का पूछ लेता है, क्योंकि बुक्स में ना इस वाली लायबिलिटी पे ना ध्यान ज़्यादा देते नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ नहीं है, बट कोई बात, सुन लो होती क्या है। देखो जी, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब अगर बताऊं, देखो आपके पास ना, हम जब बिज़नेस करते हैं तो हो सकता, हमें पता लग जाता है कि भाई फ्यूचर में इस तरीके की लायबिलिटी मेरे ऊपर आ सकती है, अनुमानित कर्जा। ठीक है, एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये कर्जा मेरे ऊपर हो सकता है। अब जो कर्जा हो सकता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट। और वो हो सकता है क्या है, जो डिपेंड करेगा फ्यूचर पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर बार मेरे को पैसा देना पड़ेगा। अबे फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट होगा जिससे कर्जा मुझे देना पड़ेगा, वो मेरे लिए कर्जा बन जाएगा अगर फ्यूचर में वो चीज़ होती है तो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भाई आपके बिजनेस के ऊपर अगर किसी ने कोई केस कर दिया, ठीक है, तो केस करने के बाद क्या होगा, अगर वो केस जीत गया, केस किया ही तो जीता थोड़ी है, अगर वो फ्यूचर में केस जीत गया तो वो कर्जा मेरे ऊपर बन जाएगा, तब तो देना पड़ेगा ना। तो क्या आज के टाइम पे हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, एंटिसिपेटेड लायबिलिटी, कि फ्यूचर में अनुमानित तो है, अनुमान ही तो लगाना है मुझे कि हो गया, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। हम बस एस्टिमेशन बना के चल लेते हैं कि भाई देखो हम मान लेते हैं कि नुकसान मेरा हो गया है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन पॉइंट आता है ये हम एग्जैक्टली बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। क्या लिखा है, दीज लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। आप इसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं करोगे तो क्या करोगे, लायबिलिटी तो है ना, लेकिन कहाँ दिखाओगे। बट इसे बैलेंस शीट के नीचे ही हम क्या करते हैं, एक फुट नोट बना देते हैं, बैलेंस शीट के नीचे लिख देंगे भाई ये कंपनी के ऊपर इतना इतना केस चल रहा है और इस केस के चलते फ्यूचर में हो सकता है इस कंपनी को 100 करोड़ का कर्जा देना पड़े। ठीक है, आज के टाइम पे मार्केट में कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही हैं। टेलीकॉम सेक्टर मतलब जिनकी मोबाइल की सिम्स आप यूज़ करते हो, कौन कौन है, भारती एयरटेल, यही है, एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और जियो, और एक और कंपनी है वोडा, VI। ठीक है, जब ये जियो मार्केट में आया था उसने मार्केट जैसे धज्जियाँ उड़ाई। ठीक है, तब ये दो अलग अलग कंपनी से, एक वोडा था एक आइडिया था, तो इन्हें समझ में आ गया देखो अलग अलग तो नहीं बढ़ पाएंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, काम करते दोनों ना हाथ मिला लेते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। और जैसे ये ज्वाइन हुआ तो इनका नाम क्या हो गया, VI बन गया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया। देन और आज के टाइम पे ना इस वोडाफोन आइडिया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इसके ऊपर इतना कर्जा हो रखा है, सरकार ने इसके ऊपर सपोर्ट दे रखा है भाई, 49% ना ये सरकारी कंपनी है, मतलब सरकार ने इसके ऊपर फंडिंग कर रखी है। ठीक है, इसको 5G स्पेक्ट्रम का कर्जा चुकाना है सरकार का। ठीक है, ये खर्चा है सरकार के लिए, तो सरकार को कितना पैसा देना है इन्हें, अगर फ्यूचर में इन्होंने अपना पूरा पैसा नहीं चुकाया तो इनके ऊपर जो कर्जा है ना वो इनकी पूरी कंपनी बिक जाएगी, तो भी खत्म नहीं होगा, इतना कर्जा है। तो आज के टाइम पे देना पैसा, आज के टाइम पे क्या वो लायबिलिटी है, आज के टाइम पे वो लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में एक लायबिलिटी बन जाएगी तब देखी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटी उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो क्या लिखा है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज रेफर्स टू द अमाउंट
दैट मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बिकम अ लायबिलिटी, कर्जा बन भी सकता है और नहीं बन सकता, ये टोटली डिपेंड करेगा ऑन द आउटकम ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। भैया फ्यूचर में क्या इवेंट होगा, फ्यूचर में क्या डिसीजन निकलेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर आपके फेवर में रहा तो कर्जा नहीं है, और आपके फेवर में नहीं रहा, अगेंस्ट चला गया तो तब वो लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द पोटेंशियल लायबिलिटीज, मतलब अभी कोई लायबिलिटी नहीं है लेकिन अनुमान पोटेंशियल लायबिलिटी हो चलती रहेगी आपकी। तो आप इसे बैलेंस शीट में शो तो कर नहीं सकते, बिकॉज बैलेंस शीट में क्या आता है, एक्चुअल लायबिलिटीज आती हैं सारी की सारी। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को नज़र में रखते हैं, उनको बता के चलते हैं भाई देखो हमारी कंपनी पे ना ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एक तलवार लटक रही है, अगर वो तलवार नीचे गिर गई तो लायबिलिटी आ जाएगी, नहीं गिरी तो नहीं आएगी लायबिलिटी। तो आपको अगर इस पॉइंट के चलते कोई दिक्कत नहीं है तो आप देख लो, और दिक्कत है तो इन्वेस्ट मत करो। क्लियर? तो ये हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के फॉर्मेशंस थे आज जो हमने कवर अप किए। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ कह सकते हो आप, सेल्स, एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो सब चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, छोटी छोटी टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर खत्म करके या फिर 2 क्लास और लगेंगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हमारा। बस इसमें आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में